हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दूर से देखने में चंद्रिका को वो झाड़ियां अपने बगीचे के अंदर ही लग रही थीं, लेकिन वहां पर आते हुए उसे पता चला कि वो आंखें उसे चमकती हुई नजर आ रही थीं। वो बगीचे से काफी दूर एकदम बाहर की तरफ थीं, जो कि महल से बाहर है, जहां के पेड़ और पत्तियां सब एकदम काले पड़े हुए हैं और वहां पर हमेशा ही काले साए मंडराते रहते। इसीलिए राजकुमारी का बगीचे के उस तरफ वहां से बाहर जाना बिल्कुल ही मना है। कौन है वहां पर? उस तरफ कौन हो सकता है इस तरह से? क्या सच में वही? नहीं, वो यहां पर भला कैसे आ सकता है? वो तो कोई राहगीर लग रहा था। यहां राजमहल के बगीचे में वो क्या करने आएगा? और अब तो यहां से देखने पर कोई भी नहीं दिख रहा। इतना बोलकर चंद्रिका ने अपने आप को समझाया और वहां से वापस मुड़कर जाने लगी। तभी उसने राजकुमारी की एक जोरदार चीख सुनी और राजकुमारी के ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर वो एकदम ही घबरा गई और भागते हुए उस तरफ आई। उसने देखा कि राजकुमारी के सामने वो आदमी खड़ा हुआ था और उसके हाथ पर एक तीर लगा हुआ था। तीर लगने की वजह से उसकी बाहों पर एक गहरा घाव हो गया है और वहां से उसका खून निकलकर बह रहा था। और उसे देखते ही वो चंद्रिका एकदम ही हड़बड़ाकर उसने राजकुमारी की तरफ आते हुए कहा, राजकुमारी वसुंधरा, आप ठीक तो है ना? राजकुमारी ने उसके घाव की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बहुत ही परेशान होकर बोला, हाँ, हम ठीक हैं, क्योंकि ये हमारे सामने आ गया। तुम ठीक हो? और ये तीर ये कहाँ से आया? चंद्रिका, देखो और सैनिकों को बुलाओ, पता करो। अपने सामने खड़े उस रक्षक के इस तरह से तीर लगने की वजह से राजकुमारी वसुंधरा और चंद्रिका दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं, इधर-उधर देख रही हैं। राजसी वस्त्र पहने हुए लगभग 20 वर्ष का एक लड़का चलता हुआ उन सब की तरफ आया। उसके भी लंबे बाल थे और उसकी आंखें काले रंग की थीं, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी या मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही। उल्टा वो उन सारी चीजों से चिढ़ा हुआ लग रहा है जो कुछ भी वहां पर हो रहा है। वो राजकुमारी का बड़ा भाई राजकुमार समर प्रताप है और उसने वसुंधरा की तरफ आते हुए चिढ़कर कहा, क्या जरा सी बात पर इतना चिल्ला रही हो वसुंधरा? मैं तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था और मुझे नहीं पता था इस तरफ तुम दोनों भी हो। मैं तो पेड़ के फल पर निशाना लगा रहा था और रात के इस वक्त तुम लोग यहाँ बगीचे में क्या कर रहे हो? उसकी इस बात पर राजकुमारी ने बहुत ही विश्वास भरी नजरों से अपने भाई की तरफ देखा, क्योंकि किसी को तीर लग गई, घाव हो गया और उसके घाव से खून भी बह रहा है, लेकिन उसके भाई के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो एकदम इस तरह से ये बातें बोल रहा है जैसे कि ये बिल्कुल सामान्य हो। अपने भाई की बात सुनकर वसुंधरा को गुस्सा आ गया और वो इसी तरह गुस्से में बोली, भाई साहब, आप हमें बोल रहे हैं और इतनी रात को आपको कौन सा तीरंदाजी का अभ्यास करने का शौक लगा है? देखिए, इसे चोट लग गई। वैसे भी आज ही यहाँ महल में आया है, वो भी मेरी रक्षा के लिए, लेकिन अपनी बहन की बात सुनकर भी वो इस तरह लापरवाही से बोला, हाँ तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो इसके लिए? तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया था ना, तो तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? बस, और मैं रात में तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था, क्योंकि हमारे दुश्मन कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं और रात के वक्त सबको निशाना लगाने में परेशानी होती है, इसीलिए मैं उसका अभ्यास कर रहा था। इतना बोलकर वसुंधरा का बड़ा भाई राजकुमार समर वहां से चला गया और उसे इस बात कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो तीर किसको लगा और किसको नहीं। वो अपने आगे सेवक, सैनिक, सिपाही और बाकी लोगों को बहुत ही तुच्छ समझता है। उसकी नजर में महल में काम करने वाले लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। वो बहुत ही घमंडी और स्वार्थी किस्म का है और राजकुमार होने की वजह से वो अपने आप को सबसे अलग और ऊंचा समझता है। चंद्रिका ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलती हूँ, वो अभी तुम्हें दवा देंगे और तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा। वसुंधरा भी उनके साथ आते हुए बोली, हाँ चलो, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। लेकिन वो शख्स अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला और उसने मना करते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा बड़ी चोटें लगी हैं और मैं अपनी शक्तियों से स्वयं इस जख्म को भर सकता हूँ। इतना बोलते हुए उस लड़के ने अपनी बांह पर लगा हुआ वो तीर निकालकर वहीं बगीचे में जमीन पर फेंक दिया और फिर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उसने अपनी आंख बंद कर ली और वो अपने मन में ही कोई मंत्र पढ़ने लगा।
उतनी देर उसने आंखें नहीं खोली और फिर एक सुनहरी रोशनी उसके पूरे बदन के किनारे आई और फिर वो एक छोटा सा गोला बनाकर उसके कंधे पर लगी हुई उसे जख्म के अंदर समा गई और धीरे धीरे वो तीर का जख्म एकदम ही सही होने लगा और कुछ ही पल में वो घाव इस तरह से एकदम भर गया जैसे कि वहां पर कोई घाव था ही नहीं। चंद्रिका और वसुंधरा ने अपनी आंखों के सामने ये देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बचपन से वो दोनों ही इस तरह के जादुई शक्तियों के बारे में सुनती आई थीं, लेकिन उन दोनों ने ही अब तक अपनी आंखों से सामने से ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन आज जब देखा तो वो दोनों एकदम ही आश्चर्यचकित रह गईं और फिर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंद्रिका राजकुमारी की तरफ ही आ गई। राजकुमारी ने चंद्रिका का हाथ पकड़ लिया और बोली, चंद्रिका, तुमने देखा ये सब इसने कैसे किया? कहानी जारी है। क्या वीरेश राजकुमारी वसुंधरा की रक्षा कर पाएगा और जिस काम के लिए महात्मा ने उसे यहाँ पर महल में भेजा है वो पूरा करने में कामयाब होगा? रोक पाएगा उन काली शक्तियों को? और कौन था वहां पर उन बगीचे में? क्या लगता है आप लोगों को, विक्रांत वहां पर आता होगा या फिर नहीं? क्या वो कामयाब हो पाएगा अपने मकसद में? जानने के लिए आगे के भाग पढ़िए और कहानी पर कमेंट जरूर करिए यार। आप लोग कमेंट में कुछ नहीं बताते हो। बाकी रिया, किरणजीत जी और अनंत, थैंक यू सो मच, आप फ्री मेरे रेगुलर कमेंट हो। लव यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चंद्रिका भी जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ राजकुमारी जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। और है कौन ये? ऐसी शक्तियां इसे कैसे मिली? राजकुमारी और चंद्रिका को ही उसकी शक्तियों का प्रयोग होते हुए दिखाई दिया। बाकी वहां पर खड़े सेवक, सेविकाएं और सिपाहियों में से किसी को भी वो सब कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि वीरेश सिर्फ उन दोनों को ही अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। और ये पूरी तरह से उसके वश में होता है कि वो जिसको चाहे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा सकता है और बाकी लोगों को वो एकदम आम इंसान की तरह ही दिखेगा, क्योंकि ये सारी शिक्षा उसे उसके महात्मा गुरुजी ने दी थी और उसके आश्रम में लगभग सभी के पास ऐसी शक्तियां होती हैं। इसके अलावा वीरेश के पास ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन अभी वो अपने मुंह से ही अपनी ज्यादा बढ़ाई नहीं करना चाहता और उसने सोच रखा था कि जब जिस शक्ति की आवश्यकता होगी तभी वो उसका उपयोग करेगा। पूरा जख्म ठीक हो जाने के बाद उसने एकदम तसल्ली से मुस्कुराते हुए आंखें खोली, लेकिन उसके सामने वो दोनों लड़कियां थोड़ी सी घबराई हुई खड़ी थी और जैसे ही वो आंखें खोलकर उनकी तरफ आया, वो दोनों अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हो गई और अभी भी चंद्रिका, वसुंधरा दोनों एक साथ ही खड़ी हुई हैं। तभी वसुंधरा ने सामने खड़े वीरेश से हैरानी से पूछा, असल में कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पर? बताओ, क्या इस बारे में पिताश्री और रानी माँ को पता है? तुम कैसे इस तरह का जादू जानते हो? तो वीरेश ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ राजकुमारी की तरफ देखकर कहा, मेरा नाम वीरेश है। मैंने आपसे पहले भी बताया है राजकुमारी कि मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं काली शक्तियों से आपकी रक्षा करने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे पास भी कुछ शक्तियाँ होना जरूरी है, नहीं तो मैं आपकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा। और ये सब कुछ मैंने बहुत ही कठिन परिश्रम करके सारी शक्तियां प्राप्त की है। अपने गुरु के बताए हुए मंत्र, जप, तप करके कठिन साधना के बाद मुझे ये सारी शक्तियां मिली हैं और इनका उपयोग मैं सिर्फ सभी की सहायता करने के लिए ही करता हूँ, इसलिए आपको मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरेश की पूरी बात सुनते हुए वसुंधरा और चंद्रिका उसकी तरफ ही देखने लगती हैं और उसकी बातें सुनकर तो उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल सच बोल रहा हो और उसके पिता ने खुद ही उसे उसकी सुरक्षा के लिए चुना है, तो उसकर शक करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और महात्मा गुरुजी का नाम तो वसुंधरा और चंद्रिका भी बचपन से ही सुनती आ रही थी, लेकिन उनके आश्रम और रक्षक दल के बारे में वो दोनों इतना कुछ नहीं जानती, जबकि वीरेश का तो पूरा बचपन से लेकर अब तक का वक्त ही वहां पर ही बीता था और इसीलिए ही उसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं। राजा और रानी जब राजकुमारी वसुंधरा की सुरक्षा को लेकर परेशान थे, तब महात्मा ने ही उन दोनों को ये सुझाव दिया था कि वो अपने सबसे काबिल शिष्य वीरेश को वहां पर राजकुमारी के रक्षक के रूप में छोड़कर जा रहे हैं और इसीलिए वो वीरेश को अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है जिसके लिए उनके शिष्यों में से किसी को वहां राजमहल में रहने की आवश्यकता है। उन्हें पता था वीरेश से ज्यादा अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से उपयोग करना और उन्हें काबू करना कोई भी और शिष्य नहीं जानता है और उन्हें भी इस काम के लिए सबसे ज्यादा वीरेश पर ही भरोसा था, इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आए थे।
राजा रानी दोनों ही इस बात के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि राजकुमारी पर बचपन से ही इस तरह के हमले होते रहते हैं और उस पर उसके आसपास भी साए मंडराते रहते हैं, और कभी-कभी वो इसी तरह बिना किसी बीमारी के ही बेहोश हो जाती थी। उसे कुछ याद नहीं रहता और भी कई सारी घटनाएं उसके साथ बचपन से घटित होती रही है। राजकुमारी वसुंधरा का बड़ा भाई समर भी है, लेकिन उन दोनों में आपस में इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि उसका भाई बहुत ही घमंडी और स्वार्थी किस्म का इंसान था और वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता है। यहाँ तक कि वो वसुंधरा को भी इतना महत्व नहीं देता, क्योंकि असल में वो मन ही मन उससे जलता था कि वो पुत्र है, लेकिन फिर भी बचपन से लेकर आज तक उसके माता पिता उससे ज्यादा वसुंधरा की फिक्र करते हैं और उसे लेकर ही इतना चिंतित रहते हैं, जबकि उसे नहीं लगता कि ये सब कोई इतनी फिक्र की बात है, चाहे वो उसका बेहोश होना ही क्यों ना हो। और अगर उसकी तबीयत खराब होती है या कुछ भी, तो ये सब एकदम सामान्य घटना भी हो सकती है। वहां पर बगीचे में जो कुछ भी हुआ, इन सब के बीच चंद्रिका उन दो चमकती हुई आग जैसी पीली आंखों के बारे में बिल्कुल ही भूल गई, जिन्हें छज्जे से देखकर वो यहाँ बगीचे तक भागते हुए आई थी। और उसे नहीं पता कि अभी भी वो चमकती हुई एक जोड़ी आंखें उन सब पर नजर रखे हुए हैं और शायद उसके उन सब के बीच चल रही बातें भी सुन रही थी। चंद्रिका को पता नहीं क्यों कुछ ऐसा एहसास हो रहा है और इसीलिए उसने मुड़कर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जैसा वो सोच रही है, या फिर शायद उस तरफ वो देख ही नहीं पाई। राजकुमारी, चलिए, अब आपका इतनी देर यहाँ बाहर घूमते टहलते रहना ठीक नहीं है, और अगर आपको बगीचे की सैर करनी ही है तो आप सूरज ढलने से पहले ही यहाँ पर आया करिए, क्योंकि रात में इस वक्त यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है, जो कि रात के अंधेरे में नजर भी नहीं आते, और काली शक्तियों के लिए अंधेरा उनका सबसे बड़ा दोस्त होता है। वीरेश ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, और इतना बोलते हुए उसने राजकुमारी के साथ चल रही चंद्रिका की तरफ भी एक नजर देखा, और वो इतना समझ गया है कि चंद्रिका राजकुमारी की खास सेविका है और उसे इस बात से कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए वो उन दोनों को ही साथ लेकर राजकुमारी के कमरे की तरफ ही बढ़ने लगा। कहानी जारी है।